हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम लोग वन शॉट पढ़ने वाले हैं। आपका केमिस्ट्री का समापन करने वाले हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th किसका समापन करने वाले हैं? बिहार बोर्ड क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये अंतिम चैप्टर यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम लोग वन शॉट में समाप्त करने वाले हैं। अगर यह चैप्टर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो हम विश्वास दिलाता हूं आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सारा क्वेश्चन यहां से आपका बन जाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त वर्गीकरण इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे तत्व की आवर्त कैसे सारणी बनाया, उसको वर्गीकरण कौन कौन वैज्ञानिक ने किया, किस तरह से किया, कौन सफल हो पाया, कौन असफल हो पाया, इसके बारे में पूरा चैप्टर को आप देखेंगे, जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसलिए ध्यान से देखेंगे। यहां हम चैप्टर का नाम में हम पहला अक्षर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है तत्व। तो तत्व का परिभाषा हमने आपको पहला चैप्टर में भी दिया था, फिर से दे रहे हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने तत्व क्या कहलाता है? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणुओं को क्या कहते हैं हम लोग? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के बने परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इतना बात आप लोग जानते हैं। जैसे हो गया आयरन, हो गया लोहा, हो गया एयू, हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया, यह सब आप बहुत सुंदर से जानते हैं। यह सब एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो यहाँ वही तत्व को हम लोग आवर्त सारणी में बनाएंगे, वर्गीकरण करेंगे बहुत ही सुंदर से। कौन कौन वैज्ञानिक ने किया था वह भी जानते हैं। तत्व के बारे में आप यह भी जानते हैं कि ज्ञात तत्व अभी वर्तमान में 118 है। कितना तत्व है? 118 है। ये 118 है। अब तत्व में क्या क्या होता है आप यह भी जानते हैं। उसमें परमाणु होता है, परमाणु संख्या होता है, तत्व की परमाणु संख्या होता है, और प्रोटॉन की संख्या भी होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी होती है, उसमें न्यूट्रॉन भी होती है, और इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। यह सब हम आपको विस्तार में पहले से बताए हैं। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह आप जान रहे हैं बहुत ही सुंदर से। तो जैसे हम कहेंगे कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना कहेंगे? 6 कहेंगे। प्रोटॉन की संख्या कितना कहेंगे? 6 कहेंगे। और यह भी आप जानते हैं कि कोई भी तत्व के नाभिक में दो चीज होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों बगल क्या होता है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। चारों बगल कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यह भी आप बहुत अच्छा से जानते हैं। तत्व के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इतना बात आप बहुत सुंदर से जान रहे हैं। अब हम थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो वह थोड़ा सा समझिए। अब हम बताना चाह रहे हैं, स्टार्ट करेंगे उसी से और अंत भी करेंगे उसी से। कैसे अंत करेंगे यह भी हम आपको समझाते हैं। देखिए यह जो है आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। इसको कहते हैं आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त सारणी इसको कहते हैं। यह भी बात आप बहुत सुंदर से जान रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। यह बात आप बहुत भली भांति जान रहे हैं। तो अब आप समझिए हम इसको क्या कहेंगे? आवर्त सारणी कहेंगे। तो ये जो आवर्त सारणी है, यहां हम थोड़ा छोटा करके ही लिख देते हैं। इसको हम यहां नया पेज एक ले लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। जैसे ये है, ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक, सॉरी अच्छा से लिख देते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी इसको क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। इसको किसने बनाया?
मोसले ने बनाया, मोसले ने बनाया। इनका हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले शुरू से इसका इतिहास जानेंगे, इसको सजाया क्यों गया है, अब वर्गीकरण क्यों किया गया है, यह बात हम लोग समझेंगे। इसको हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। यह जो आवर्त सारणी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यह आवर्त सारणी आपको मोसले दी के द्वारा 1913 ईस्वी में बनाया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। इतना बात। और इसी को आधुनिक आवर्त सारणी को पिता कहा जाता है, इसी को आधुनिक आवर्त सारणी को पिता कहा जाता है। इससे पहले 5 वैज्ञानिक आए थे, 4 और वैज्ञानिक का नाम बताएंगे हम लोग कि कौन कौन आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है और क्यों विफल हो गया है, यह सब हम लोग बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवर्त सारणी की जरूरी क्यों पड़ा। यह जो है, जैसे हम लिखेंगे आवर्त सारणी की जरूरी क्यों पड़ा, जैसे कॉपर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, लिथियम है और सोडियम है, आयरन है, क्लोरीन है, यह सब को तत्व को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम यह लिख सकते हैं सारणी क्यों इसको जरूरी पड़ी, इसको सारणी बनाने का सारणी क्यों जरूरी पड़ी, क्यों जरूरी पड़ी। तो यह हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, कहा कि आपको पूछा जा सकता है आवर्त सारणी क्यों बनाया गया है। तो आप यहां समझिए, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ के आ रहे हैं, नोट कहीं और रख दे रहे हैं, बुक कहीं और रख दे रहे हैं, कॉपी कहीं और लिख दे रहे हैं और पेन पेंसिल कहीं और रख दे रहे हैं। तो जब आप पढ़ने जाइएगा तो खोजने में आपको इतना परेशानी होगा तो कहिए नहीं, जैसे रख दीजिएगा, पढ़ने जाइएगा, अरे मेरा कॉपी कहाँ गया, अरे मेरा नोट कहाँ गया, अरे मेरा बुक कहाँ गया, ऐसे सोचते रहिएगा। लेकिन यदि आप इसी को यदि यहाँ एक अलमारी बनाकर जैसे कि यहाँ आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए अलमारी में, पहला अलमारी में बुक रख दीजिए, दूसरा में नोट रख दीजिए, तीसरा में क्या रख दीजिए, पेन रख दीजिए, पेंसिल रख दीजिए, और भी कुछ रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। ऐसे यदि सजा कर रख दे रहे हैं तो बहुत सुंदर से यदि सजा कर रख दे रहे हैं तो आराम से आपको जब भी कुछ जरूरी पड़ेगा, जैसे बुक का ही जरूरी पड़ेगा तो यहां से ले लीजिएगा, जैसे नोट का एक ही निकालिएगा तो पता चल जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारा बुक रखा हुआ है, एक निकालिएगा तो देखिएगा कि बुक है, तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें सिर्फ बुक ही है, इसमें खोजेंगे तो मिल जाएगा। यह नहीं होगा कि एक साथ खिचड़ी रहेगा तो नोट मिल गया फिर बुक मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कॉपी इसमें मान लीजिए रखे हुए हैं, तो एक कॉपी निकालिएगा तो आपका कॉपी मिल जाएगा, और कॉपी जैसे ही मिलेगा आप कहिएगा इसमें कॉपी ही होगा, सब कुछ का कॉपी ही होगा। नोट जैसे मिल जाएगा तो आप कहिएगा इसमें इस खटाल में सिर्फ नोट ही होगा। तो इससे यह जरूरी होगा, इससे यह आपको मिलेगा कि आपको आसानी हो जाएगा। तो क्या इससे आपको आसानी होगा, पढ़ने में सहूलियत होगा। तो इसलिए आप यह भी कह सकते हैं आवर्त सारणी को क्यों जरूरी पड़ा, तो हम कहेंगे पढ़ने के सहूलियत से इसको आवर्त सारणी को तरह तरह से वैज्ञानिक ने इसको सजाने का काम किया, और सजाने के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक ने फेल भी हुआ और जिसका तरीका गलत भी था, तो हम यह कारण उसको फेल किया गया। जैसे यह देखो ये तरीका, इसको हम कह सकते हैं यह गलत तरीका है, यह सही तरीका है। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब वैज्ञानिक के नाम पर हम लोग आएंगे। तो एक बात और समझिए, एक ही बार में हम लोग सही नहीं करेंगे। यहाँ जो अभी जो हम बताएंगे ना, तो एक ही बार में कोई वैज्ञानिक आएगा वह सही नहीं किया है, लास्ट में जाकर मोसले का अभी आवर्त सारणी चल रहा है, जो कि 1913 में अभी हम आपको बताए थे, 1913 में इनका जो है 1913 में आवर्त सारणी को यहाँ जो बताए हैं 1913 में मोसले के द्वारा जो किया गया है वही आपका चल रहा है, जिसमें 118 तत्व का जिक्र किया गया है। समझ गए, यह अध्ययन के सुविधा के लिए यह किया गया है, यह भी समझ गए हैं। अब हम लोग पहले वैज्ञानिक के तरफ चलते हैं, जिसका पढ़ेंगे और पांचों वैज्ञानिक पढ़ लेंगे, आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला वैज्ञानिक का नाम था लवबाजे या लेवासिये, लेवाजियर भी कहते हैं, लेवाजियर भी कहते हैं, लेवासियर भी कहते हैं।
तो हम लिख देते हैं लभबाजे। पहला वैज्ञानिक का नाम था लभबाजे, समझ गए। यह इसे हम रसायन विज्ञान के पिता भी कहते हैं। लभबाजे को क्या कहते हैं? लेबोजियर को क्या कहते हैं? लभबाजे को रसायन विज्ञान के पिता भी इसे कहा जाता है। इतना बात आप याद रखेंगे। यह इसका समय क्या था इस वैज्ञानिक का, यह भी आप याद रखेंगे। यह जो 18वीं सदी की बात है, कब की बात है? 18वीं शताब्दी की बात है, शताब्दी की बात है। आप लोग यह भी समझिए कि शताब्दी मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो शताब्दी मतलब समझिए, शताब्दी मतलब होता है 100 बरस। जैसे ये 18वीं शताब्दी लिखल है, इसका मतलब है 1700 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी के बीच कोई घटना घटा हो, समझ गए। 19वीं शताब्दी मतलब होता है 1800 से लेकर 1899 ईस्वी तक जो घटना घटा हो। जैसे अभी कहेंगे वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रहा है, तो अभी जो है 21वीं शताब्दी चल रहा है, क्योंकि 2000 अभी 25 है, यानी 2000 से लेकर 2099 के बीच में जो भी घटना घटेगा उसे हम 21वीं सदी कहेंगे। अभी जो है 21वीं सदी चल रहा है, इतना बात याद रखेंगे। इसको रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन इसका आवर्त सारणी जो दिया यह सक्सेस नहीं हो पाया। ये क्या दिया आवर्त सारणी? लभबाजे का आवर्त सारणी क्या है? तो यह तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया? तो तत्वों को इन्होंने धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया। धातु और अधातु के रूप में सजाया, धातु और अधातु के रूप में सजाया, जिसके कारण यह क्या सक्सेस हो पाया? नहीं हो पाया। सक्सेस इन्होंने सक्सेस नहीं किया। तो देखिए, एक वैज्ञानिक होकर वह सक्सेस नहीं किया, तो क्या वह डिमोटिवेट हो गया होगा? नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको कहीं परीक्षा में वो सफल हो जाते हैं तो उस असफल से घबराना नहीं है, उसको सफलता की ओर ले चलना है। और इसमें क्या करते हैं, इसके बारे में ज्यादा पूछेगा नहीं, उसको आप प्रयत्न कीजिए कि मैं क्यों असफल हो गया, असफल होने के कारण क्या है, यह खोजिए, ना कि मैं फेल हो गया, मैं यह हो गया, मैं वह हो गया। गलत, बहुत सी गलत अफवाह अपने दिमाग में ला दीजिए, वह दिक्कत है। असफल बहुत बड़ा बड़ा आदमी हुआ है। अभी हम बताएं लभबाजे रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, समझ जाइए। तो इसका मतलब रसायन विज्ञान में बहुत कुछ इन्होंने दिया होगा, तब तो पिता कहा जाता है। तब इसमें तत्व, लेकिन ये तत्वों को वर्गीकरण में यह सफल नहीं हो पाया, तो क्या दिक्कत है? नहीं हुआ, दूसरा चीज में तो हुआ। अब एक वैज्ञानिक के बारे में बता दिए, अब दूसरा वैज्ञानिक के बारे में आइए। अब हम दूसरा वैज्ञानिक को हम देखेंगे, डोबरेनर। दूसरा वैज्ञानिक का नाम था डोबरेनर। डोबरेनर यह कहां का वैज्ञानिक था, यह भी रखेंगे। यह जर्मन का वैज्ञानिक था। कहां का था? जर्मन का वैज्ञानिक था। कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कहां का वैज्ञानिक था? जर्मन वैज्ञानिक था। जर्मन वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक कहां का था? जर्मनी का था। यह जर्मन वैज्ञानिक था जो डोबरेनर। यह किस सदी की बात है? तो समय इसका अगर बात करें तो यह 19वीं सदी का है। यह क्या है? 19वीं शताब्दी का है। 19वीं शताब्दी का है, यानी 1800 से 1899 के बीच की यह घटना है। डोबरेनर के द्वारा आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने का काम किया, तत्वों को सजाने का काम किया डोबरेनर महोदय ने। यह कैसे सजाया, इसको भी हम लोग बहुत देखेंगे। इन्होंने एक नियम दिया, जिस नियम का क्या नाम है? त्रिक नियम या त्रियक नियम भी कहते हैं। त्रियक नियम कहिए या त्रिक नियम कहेंगे। इन्होंने त्रिक नियम दिया, वही त्रिक नियम को हम लोग देखेंगे। यह त्रिक नियम क्या दिया? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। यह कैसे त्रिक नियम दिया? तत्वों को, देखिए बता रहे हैं, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में सजाया। कैसे सजाया? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने सजाया, और बहुत सुंदर से नहीं सजाया, जिसके कारण परेशानी हुआ। इन्होंने क्या किया? त्रिक नियम में 3 बॉक्स बनाया। जैसे या देखिए ए बी सी रख दिया, और भी मान लीजिए 3 बॉक्स दूसरा भी बनाया, पी क्यू आर तत्व रख दिया। कोई 3 तत्व का इसमें समूह बनाया। इन्होंने बताया दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान, इसने किस रूप में सजाया? परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया। इन्होंने बताया
दूसरे तत्व के परमाणु जो है, दूसरे तत्व के परमाणु जो है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो है क्या है, पहला प्लस पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान प्लस तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान प्लस क्या लिखेंगे, तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान, तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान बटे 2, यानी कहेंगे तो यस इसका मतलब हम कह सकते हैं B बराबर, यहां कह सकते हैं B बराबर, यानी कह सकते हैं B बराबर A प्लस C बटे 2। इन्होंने बताया पहले दूसरे तत्व के परमाणु संख्या जो है परमाणु द्रव्यमान होगा, इसका जो भार होगा यह दोनों का औसत होगा, यानी दोनों के जोड़ के दूसरे भाग देने पर प्राप्त होगा। इन्होंने डोबरेयर महोदय ने त्रिक नियम यही दिया कि यदि Q का परमाणु द्रव्यमान संख्या जानना है तो यह दोनों को जोड़कर 2 से PQ को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो औसत हीन हुआ, यानी पहले और तीसरे के औसत के बराबर होगा दूसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान के रूप में यह सजाया। इन्होंने एक ही नियम दिया, त्रिक नियम दिया, 3-3 ग्रुप बनाया और यह सबको नहीं बनाया, जिसके कारण यह असफल हुआ, जिसके कारण यह क्या हुए, असफल हुए। तो इन्होंने कौन कौन से लिया यह भी बता देते हैं। इन्होंने 3 तत्व लिया, क्या लिया, परमाणु द्रव्यमान कैसे सजाया, देखिए इसने लिया एक लिथियम, एक लिया लिथियम, एक लिया सोडियम, एक लिया क्या पोटेशियम, पोटेशियम लिया, पोटेशियम, यह 3 तत्व लिया, इसको एक ग्रुप बनाया इन्होंने। आप जानते हैं लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, 6.9 होता है, 7 हम लिख दिए, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। अभी आप देखिए यह दोनों को जोड़िएगा ना, यह दोनों जोड़िएगा तो 23 प्राप्त होगा, देखिए ना पिछला प्राप्त होगा, देखिए 7 प्लस 39 बटे 2, तो 7 और प्लस 39 कितना होता है बताइए, 46 हो जाता है बटे 2, इसको भाग देंगे 23 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आराम से 23 प्राप्त होगा, यानी हम कह सकते हैं 23 बराबर 23, यानी यह सोडियम प्राप्त हो गया। इसी प्रकार के इन्होंने त्रिक नियम दिया कि 2 जोड़ेंगे, यानी पहला और तीसरा को जोड़ने से दूसरा के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, इस रूप में इन्होंने सजाया, लेकिन बहुत सुंदर से इन्होंने सजा नहीं पाया, जे कारण यह सक्सेस नहीं हो पाया। तो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा ये डोबरेयर महोदय ने जो सक्सेस नहीं हुआ उसका क्या कारण था, चाहे लिख देगा डोबरेयर के त्रिक नियम को लिखें। देखिए 2 क्वेश्चन यहां हम बनाएंगे, इनका दोष और इसका नियम, तो थोड़ा सा नियम पढ़ लीजिए। हम यहाँ क्वेश्चन एक बना देते हैं आपको, क्वेश्चन क्या बना देते हैं आपको, बहुत सुंदर से क्वेश्चन बना देते हैं, डोबरेयर के तिर्यक नियम को लिखें, डोबरेयर के तिर्यक नियम को लिखें, तो क्या लिख सकते हैं आप उत्तर में, आराम से आप उत्तर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सूत्र, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखेंगे, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान में सजाकर, परमाणु द्रव्यमान में सजाकर डोबरेयर ने सजाकर त्रिक नियम दिया। डोबरेयर क्या लिखेंगे, त्रिक नियम दिया। आप देखें इसके अनुसार लिखेंगे, इनके अनुसार क्या बताया, इनके अनुसार मध्यवर्ती तत्व, मतलब बीच वाला तत्व, मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान दो किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। अगर आप जैसे में लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं, जैसे में लिखिएगा, यहां लिखिएगा लिथियम, सोडियम अभी बताए थे, और पोटेशियम लिख दिए,
और इसका परमाणु द्रव्यमान लिख दीजिएगा 7, 23 और 39। अब इसको लिखिएगा सोडियम बराबर लिख दीजिएगा, थोड़ा सा आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। सोडियम बराबर आप लिख सकते हैं लिथियम, लिथियम थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, हाँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, देखिए इतना भी छोटा नहीं, सही तो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है हम आगे ही लिख लेते हैं, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगले पेज में ही लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखते हैं। लिखिए तो हम इसको लिख सकते हैं ना, सोडियम बराबर लिथियम, लिथियम प्लस पोटेशियम, पोटेशियम बटे 2, तो लिथियम और पोटेशियम क्या है 7 + 39/2 यानी 23 हो गया। तो देखिए 23 किसका है, सोडियम के बराबर हो गया। यही तो हम लोग जानेंगे, यही तो हम लोग जानेंगे। इसमें देखिए कुछ ज्यादा नहीं दिया, जो कि सभी तत्व को इन्होंने व्यवस्थित नहीं किया, जिसके वजह से यह भी सक्सेस नहीं हुआ। 2 वैज्ञानिक हम लोग बता चुके हैं, डोब्रेनर और एक बताए थे लंबाजे। यह देखिए धातु और अधातु के रूप में सजाया, यह परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया, लेकिन परमाणु भार के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया। त्रिक नियम दिया, जो कि सभी तत्व इसमें समाहित नहीं होता था, कुछ ही तत्व समाहित होता था। और वह पूछेगा क्वेश्चन ऐसे बना के डोब्रेनर के त्रिक नियम को लिखे, तो आप लिख दीजिएगा आराम से, तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाकर त्रिक नियम दिया। इसके अनुसार मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान 2 किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। बस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का उदाहरण दे दीजिएगा, बस काफी है, ज्यादा नहीं देना है। और अब हम आपको ले चलते हैं तीसरा वैज्ञानिक के पास। समझ गए, 5 वैज्ञानिक पढ़ेंगे मोस्टली लेकर, तीसरा वैज्ञानिक के पास न्यूलैंड पढ़ेंगे। अब तीसरा वैज्ञानिक जो था न्यूलैंड साहब आए थे। कौन आए थे, न्यूलैंड साहब आए थे। यह कब आए थे, 1866 यानी 65-66 मित्ता, हाँ 65-66 है प्यारे बच्चों, 65-66 में आए थे। और इनके समय में ज्ञात तत्व की बात करें तो ज्ञात तत्व है 56 था। इनके समय में कितना तत्व ज्ञात हो गया था, 56 तत्व के बारे में इन्होंने सजाने के प्रयास किया। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के ही तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही सजाया। इन्होंने क्या सजाया, न्यूलैंड से क्या नियम दिया है, इन्होंने लिखेंगे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया। इन्होंने क्या सजाया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही सजाया। जिस प्रकार से डोब्रेनर महोदय ने परमाणु द्रव्यमान को त्रिक नियम बनाया था, उसी प्रकार से इन्होंने एक अष्टक नियम दिया। क्या दिया, एक अष्टक नियम दिया। जैसे अष्टक नियम में क्या दिया है, ये अष्टक नियम दिया, अष्टक, यह अष्टक नियम दिया। उन्होंने त्रिक नियम दिया था डोब्रेनर महोदय ने, और इन्होंने अष्टक नियम दिया, लेकिन दोनों ही परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही सजाया था। तो क्या अष्टक दिया है नियम, देखिए यहाँ पर दिया है A B C D E F G H I J K L M N, मान लीजिए इतना लिखने की जरूरी नहीं है, देख लीजिए अष्टक नियम क्या है। इन्होंने बताया या पहला तत्व के परमाणु द्रव्यमान जो है ना, या गुण हो या परमाणु द्रव्यमान जो है, इसके 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। समझ गए, इसका जो पहला तत्व जो परमाणु द्रव्यमान है वो 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। देखिए गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान जो होगा किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं इसके बराबर होगा, 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान जो होगा I तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ये तत्व आप लिख सकते हैं, ऐसा उसने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। क्या हुआ, इसको देखिए तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसमें, या 13वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान में, नहीं 13वें 10वां तत्व के परमाणु द्रव्यमान में सजाया। समझ गए, आराम से यह आपको समझ में आ गया होगा। चौथे तत्व के परमाणु संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है, यह 11वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इन्होंने यह बताया था। कौन बताया था, यह बताए थे न्यूलैंड साहब ने।
न्यूलैंड साहब ने यह बताया। तो इसका एक नियम भी दिया था, एक आप गाना सुने होंगे कि कैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर आएगा सा रे पा दा नी सा, फिर लिखेंगे हम लोग सारे गामा पादानी सा। तो बार बार आ रहा है, देखिए सा से स्टार्ट हुआ, सा से खत्म हो गया। यानी यह जो पहला तत्व के परमाणु संख्या अंतिम तत्व के अथवा आठवां तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इन्होंने यह बात बताया था। इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए? इतना बात आप याद रखेंगे, बहुत ही सुंदर से। इसमें कोई भी चीज कहने की बात, जैसे इसमें सारे हो गया तो यहां भी रे आएगा, तो इसका गुण जो है इसके साथ मिल रहा है, यह समझाने के लिए बताया गया है। इतना बात आपको उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा। न्यूलैंड महोदय ने भी परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाया, लेकिन इन्होंने अष्टक नियम दिया, और डोबनेरर महोदय ने परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया, लेकिन इसने त्रिक नियम दिया, और दोनों जो है यह सफल नहीं हो गया। दोनों क्या हो गए? असफल हो गए। इसमें कमियां भी हुआ। तो हम इसमें लिखेंगे न्यूलैंड महोदय के आवर्त सारणी में क्या कमियां थी, वह भी आपको पूछा जाता है, तो वह भी लिखेंगे। यहां क्वेश्चन एक बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे लिख देते हैं न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में सारणी की कमियां आप निकालिए। इसमें न्यूलैंड के आवर्त सारणी में क्या कमियां थी, हम लोग वह देखेंगे। इनका नियम केवल हल्के तत्व पर ही लागू हो पाया था। इनका जो नियम जो है सारे गामा पद या पहला तत्व आठवां तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, ये हल्के में प्राप्त हो गया, भारी पर नहीं, यह भी लिख देंगे। और क्या, इसको यह भी पूछा था न्यूलैंड के तत्व वर्गीकरण के अनुसार, न्यूलैंड के आवर्त सारणी के अनुसार हम पूछेगा कि 10वें तत्व का परमाणु द्रव्यमान किस तत्व के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं 10वें के 17वें तत्व के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 का अंतर है। देखिए पहला है तो यहाँ 8वां है, तो बीच में 7 का अंतर है, तो 10 + 7 कितना होता है? 17 हो जाएगा। बस इतना बात आप याद रखेंगे। अब देखिए इसका पहला नियम ही लिख देते हैं। इनका नियम केवल हल्के तत्व के लिए लागू होता है, हल्के तत्व के लिए लागू होता है, समझ गए? जिसके कारण यह फैल हुए, कमियां हुई है। और क्या है, एक साथ कई तत्व को इन्होंने रख दिया। एक आवर्त सारणी में इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड महोदय ने एक साथ कई तत्व को रख दिए, एक साथ कई तत्व को इन्होंने रख दिए। और क्या हुआ था, और क्या था, और सुनिए, और भविष्य में आविष्कार होने वाले तत्व, और यह क्या गलती किए थे, भविष्य में कमियां था, भविष्य में आविष्कार होने वाले तत्व का स्थान नहीं छोड़े थे, स्थान नहीं छोड़े थे, समझ गए? यही 3-4 आपका इसमें कमियां लिखा देंगे तो बहुत हो जाएगा, ज्यादा आपको नहीं समझना है, समझ गए? इन्होंने अष्टक नियम दिया। पहले जो तत्व है 8वें परमाणु द्रव्य के मान के बराबर होता है, यह इन्होंने सजाया कि पहला तत्व मैं जो सजा रहा हूं आवर्त सारणी में पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। और इसमें अगर आप चौथा लिखना चाह रहे हैं तो यह भी लिख सकते हैं, अक्रिय गैस के आविष्कार के बाद प्रथम तत्व का गुण क्या हो गया, आगे 9वें तत्व से मिलने लगा। और इसमें एक चीज लिख सकते हैं आप लोग, इसको मिटाकर हम लोग लिख सकते हैं, जब अक्रिय गैस का निर्माण हो गया, गैस का निर्माण हो गया तो जानते हैं, तो प्रथम तत्व का गुण 9वां तत्व से मिलने लगा, 8वां तत्व से नहीं। प्रथम तत्व का गुण किससे मिलने लगा, नवम तत्व से मिलने लगा। तो देखिए इसका अवगुण हुआ कि नहीं हुआ, इसको आवर्त सारणी में कमियां आई कि नहीं आई, तो यह भी बेचारा सक्सेस
नहीं हो पाया, यह भी बेचारा क्या हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया, जिसके कारण इसका भी आवर्त सारणी ज्यादा नहीं चला। इतना बात आप ही याद रखेंगे। आप बार बार देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं पढ़ाई में तब तक मन लगाइए जब तक कि आपको जो चीज पढ़ने आता है ना, जब तक कि आप टॉप नहीं कर जाए। हम आधे बात बोल कर रह जाते हैं, लेकिन आप पढ़ाई में दिल से पढ़िए तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, देखिए न्यूलैंड की कमियां पूछेगा। अब यहां हम इसका कमियां नहीं बताए हैं तो ऐसा नहीं समझिएगा कि सर डोबनेलर को कमियां क्यों बताए, इसका नियम तो हम बता दिए हैं लिख के, यह नियम। तो अब हम इसका नियम भी लिखेंगे। न्यूलैंड की कमियां लिख दिए आपको। अब इसका यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में कि न्यूलैंड की अष्टक नियम क्या है, तो पूछेगा तो बताइएगा कि नहीं आया, बताइएगा। न्यूलैंड्स की अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम क्या है पूछेगा तो आप आराम से जवाब दे दीजिएगा, बिना कुछ ही बेहिचक के आप जवाब दे सकते हैं। समझ गए, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं होगा कि न्यूलैंड की अष्टक नियम क्या है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे। आंसर में लिखेंगे हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ लिखेंगे न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों के, लिखेंगे न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों की परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। किस क्रम में सजाया, चाहे लिखेंगे सजाकर एक नियम दिया। सजाकर क्या दिया, एक नियम दिया। सजाकर एक नियम दिया। इसके अनुसार, चाहे इनके नियम के अनुसार लिख दीजिए। इसके नियम के अनुसार किसी भी तत्व से प्राप्त करने पर देखिए कि इसके नियम के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान इनके आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु द्रव्यमान पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होगा। बात समझ में आया? अगर ऐसा समझ में आया, इनके नियम के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान पहले तत्व का गुण, किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान पहले तत्व का गुण आठवें तत्व लिखा हुआ है, आठवें तत्व के गुण के समान होगा। इन्होंने यही नियम दिया था और यह नियम बाखूबी से अभी हम आपको बहुत ही सुंदर से बता चुके हैं, बहुत ही सुंदर से आप समझ भी गए होंगे। अब न्यूलैंड के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। न्यूलैंड महोदय ने कब दिया, 1865-66 में दिया। इसके समय ज्ञात तत्व 56 था। इन्होंने अष्टक नियम दिया। इन्होंने प्रथम तत्व का परमाणु द्रव्यमान 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के समान बताया, 7 का अंतर बताया। इसका अवगुण ए है, इसमें क्या कमी थी वो है, इसका नियम ए है। बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे। अब हम लोग आएंगे चौथे नंबर में वैज्ञानिक महोदय जो आए थे उनका हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इनका नाम है मेंडलीफ। इसका नाम है मेंडलीफ महोदय। इनका नाम क्या है, मेंडलीफ महोदय। इन्होंने 1871 में यह दिया। इनके समय में ज्ञात तत्व की बात करें तो 63 था। इनके समय में ज्ञात तत्व की बात करें तो कितना हो जाएगा, 63 है। इनके बारे में पिछले वैज्ञानिक के बारे में नहीं पूछा जाता था, लेकिन इसके बारे में पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ तो 18 फरवरी 1834 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। सॉरी बच्चों, 1834 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1834 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इसका निधन की बात करें
तो निधन की बात करें तो इसका हुआ 1907 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और इसका जन्म स्थान की यदि बात कर लें, किस स्थान पर जन्म हुआ, तो रूस के साइबेरिया स्थान पर हुआ, साइबेरिया स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इतना बात इनके बारे में आप याद रखेंगे, तब आपका सही रहेगा और अच्छा से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनेगा। अब हम लोग समझेंगे इनका एक नियम दिया था। इन नियम क्या है, इनके नियम के अनुसार यह नियम क्या दिए थे, मेंडलीफ महोदय ने किस आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किया, कैसे सजाया, तो यह जो नियम दिए थे तत्वों के, सुनिए पहले, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलक होता है, आवर्त फलन होता है, फलक नहीं कहेंगे बच्चों, फलन होता है, आवर्त फलन होता है। ये क्या होता है, आवर्त फलन होता है। कौन चीज के अनुसार, ये आपको समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको बहुत ही बेहतरीन से इनका समझाएंगे, क्योंकि इनका हद तक सक्सेस रहा है, इनका नाम भी आता है। क्या नाम आता है कि आवर्त सारणी के जनक किसे कहेंगे, तो मेंडलीफ कहेंगे। लेकिन कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो मोसले। आगे हम पढ़ाएंगे, नया जो हीरो आएगा आगे, जो ओरिजिनल जो अभी आने वाला है 1913 वाला, शुरू में जो बताए थे वह था मोसले जी थे, उसके पहले यही थे जनक। समझ गए, इतना बात आप याद रखेंगे। अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार अब हम आवर्त सारणी देखेंगे। इसमें क्या था, वर्ग 8 था और आवर्त की संख्या 7 था। समझ गए, यह हद तक सुधार किए थे। समझ गए, यह हद तक मोसले के तो तरह ही लिखे थे। समझ गए, या जो है हम अभी आपको बता चुके हैं दो चीज, वह भी चीज हम आपको लिख के दे देते हैं। क्या होता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी, देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी, इनके आवर्त सारणी के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे और बहुत सुंदर से देखेंगे। समझ गए, इनका 3-4 चीज तो आपको हमेशा याद रखना होगा। समझ गए, इनका 3-4 चीज बहुत सुंदर से याद रखना होगा। इन्होंने एक वर्ग बनाया, कितना वर्ग बनाया, 8 वर्ग बनाया, और आवर्त कितना बनाया, यह 7 आवर्त बनाया। वर्ग 8 था मेंडलीफ में और आवर्त कितना था, 7। अब वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है, आने वाला समय में मोसले में हम अभी तुरंत बताएंगे। अभी आप आसानी से रहिए, धीरे से हम सब कुछ आपको बता देंगे। नए तत्व के आविष्कार के लिए जगह छोड़ा था। इन्होंने क्या किया था, एक चीज किया था, नए तत्व के लिए इन्होंने जगह छोड़ा था, स्थान छोड़ा था। स्थान क्या किया था, छोड़ा था, यह सही किया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी के पिता कहा जाता है, आवर्त सारणी के का जनक। आवर्त सारणी का जनक किसे कहेंगे, जनक कहेंगे मेंडलीफ के। लेकिन कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आप कहेंगे मोसले साहब है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से। हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही सुंदर से याद कर लिए होंगे। इतना याद भी हो गया होगा कि मेंडलीफ का जन्म 1700 कब हुआ था, 1834 ईस्वी में हुआ था, रूस के साइबेरिया में हुआ था। इसका निधन 1908 ईस्वी में 7 ईस्वी में हुआ था। इसके समय में ज्ञात तत्व तीर्थस है। इन्होंने क्या नियम दिया था, तो इन्होंने नियम दिया था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलक होता है, इन्होंने नियम दिया था। और क्या बताए थे, इनके समय में यह जो तत्व बनाया था, नए तत्व के लिए जगह भी छोड़ा था और इनको आवर्त सारणी के जनक भी कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक नहीं कहा जाता है। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे हम इसको पढ़ेंगे एक क्वेश्चन बना के, जैसे सब में बनाए थे, जैसे हम सब में बनाए थे उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत सुंदर से देखेंगे। इसमें कमियां क्या है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कमियां, तो हम लिखेंगे मेंडलीफ महोदय के मेंडलीफ आवर्त सारणी में कमियां, इसमें क्या क्या कमियां था, वह कमियां को हम लोग बहुत ही बेखूबी से देखने वाले हैं।
इनका कमियां को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह जो है हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किए थे। इन्होंने जो है हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किए थे, निर्धारण नहीं किए थे। इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान नहीं निर्धारित किए थे। दूसरा हम लिख सकते हैं कई स्थान समान गुण वाले तत्वों का अलग अलग रख दिया था। कई समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रख दिया था, अलग अलग रख दिया था। और तीसरा हम लिख सकते हैं कई असमान गुण वाले को एक साथ रख दिया था। कई असमान, जिसका समान गुण नहीं है, असमान गुण वाले तत्व को एक साथ रख दिया था। यही सब इनका कमियां था। समझ गए? इसीलिए ना आधुनिक आवर्त सारणी के पिता इनको नहीं कहा जाता था। 8वें वर्ग में और क्या इसका थोड़ा सा गलती था? 8वें वर्ग में कभी भी नेट पर सब निकाल के देखिएगा कि मेडलिफ का आवर्त सारणी तो आपको दिखेगा। इसका 8 वर्ग था, हम बताए थे अभी आपको। इसमें कितना वर्ग बनाए थे? 8 वर्ग और 7 आवर्त। इसमें 8वें वर्ग में क्या किया था? 3 तत्व रख दिए थे। एक नहीं, 3 तत्व को सजा दिए थे। 3 तत्व को सजा दिए थे। समझ गए? यही इनका कमियां था। तो हम उम्मीद करता हूं कि इनका कमियां मेडलिफ के आवर्त सारणी में क्या कमियां था यह भी आप बहुत ही सुंदर से समझ गए होंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो हम बताने वाले हैं, अब सुनिए। अब जो नया हीरो आने वाला है, जो ओरिजिनल हीरो आने वाला है, जो जिसको हम नायक कहते हैं, वह समझिए बहुत ही सुंदर से आपको समझना होगा। बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे कि यह जो है अभी तक हम आपको कौन कौन वैज्ञानिक को समझाए हैं उसको बताने। लास्ट है मोसले महोदय, जिसको आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहा जाता है। उसके बारे में बहुत ही विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन यहां से आपको बहुत पूछा जाता है। पहले हम कौन वैज्ञानिक का नाम बताए थे? लभबाजे। इन्होंने धातु और अधातु के आधार पर सजाया था। दूसरा वैज्ञानिक का नाम बताए थे हम लोग रोवरेनर। यह इन्होंने क्या किया था? त्रिक नियम दिया था। तीसरा वैज्ञानिक का नाम बताए थे हम न्यूलैंड्स महोदय ने आया। इन्होंने क्या दिया? अष्टक नियम दिया था। और चौथा बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं, मेंडलिफ ने बताया है। और पांचवा जो बताने वाले हैं यह मोसले होगा। क्या होगा? मोसले महोदय का नियम बता। मेडलिफ महोदय के नियम के अनुसार हम बता दिए थे यह कमियां है। यह मेडलिफ महोदय में क्या था? 8 आवर्त था, 7 आवर्त था और 8 वर्ग में विभाजित किए गए थे। बहुत ही सुंदर से इनके समय में ज्ञात तत्व तीर्थसा बहुत सुंदर से हम लोग बता दिए थे। इसमें क्या कमियां था वह भी हम बता चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे, अब हम देखेंगे मोसले के बारे में हम लोग अब बहुत ही सुंदर से पढ़ने वाले हैं। मोसले के बारे में, मोसले क्या काम किया था यह भी समझिए। यह परमाणु द्रव्यमान के रूप में इन्होंने 1913 में अपना आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था, बनाया था। और इन्होंने, मोसले ने क्या किए? मोसले की बात कर रहे हैं हम लोग। मोसले जी के अब जो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता है उनके बात कर रहे हैं। इन्होंने एक्स किरण के साथ शोध किया। यह कैसे शोध किया? एक्स किरण के साथ अपना शोध किया था। कैसे किया था? शोध किया था। याद रखेंगे तो रख सकते हैं। इन्होंने 1913 में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं सजाया। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने नहीं सजाया। इतना बात आप याद रखेंगे। तो यह इन्होंने तत्वों का अधिक मौलिक गुण परमाणु संख्या बताया। उसका क्या बताया इन्होंने जानते हैं? तत्वों के अधिक मौलिक गुण जो होता है ना, तत्वों के ऐसे लिख सकते हैं, तत्वों के अधिक मौलिक गुण जो होता है ना, मौलिक गुण तत्वों के अधिक मौलिक गुण जो होता है ना, परमाणु संख्या बताया है। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के वो बताया है। ईसो ने क्या किया? परमाणु संख्या के आधार पर ईसो ने बताया है। यानी तत्वों के अधिक मौलिक गुण क्या होता है? परमाणु संख्या
को परमाणु संख्या को बताया है, परमाणु संख्या को बताया है। मोसले महोदय ने परमाणु संख्या को बताया है। इतना बात आप याद रखेंगे। और इन्होंने कहा है, क्या कहा था यह भी आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा मोसले महोदय ने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होता है, रासायनिक गुण जो होता है परमाणु संख्या के आवर्त फलक होता है। परमाणु संख्या के आवर्त फलक होता है। परमाणु संख्या के क्या होता है? आवर्त फलक होता है। लेकिन मेंडलीफ महोदय ने क्या बताया? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलक होता है। देखिए ना, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलक होता है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया, क्योंकि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया था। लेकिन मोसले महोदय ने परमाणु संख्या के ग्रुप में सजाया, परमाणु संख्या के आवर्त फलक इन्होंने बताया। इतना चीज इन्होंने बताया। अब हम लोग आपको थोड़ा सा दिखाते हैं मोसले का आवर्त सारणी। मोसले का आवर्त सारणी हम लोग बहुत ही सुंदर से दिखाएंगे कि मोसले का आवर्त सारणी। देखिए आपके सामने में मोसले का आवर्त सारणी आ गया है। अब सुनिए, अब आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोसले के आवर्त सारणी में यह जो देख रहे हैं, यह समझिए, यह जो देख रहे हैं मोसले के आवर्त सारणी में, यह क्षैतिज कतार होता है। ये जो सुता हुआ लाइन जो देख रहे हैं ना, ऐसे जो कतार को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष कहते हैं। तो इसको हम क्षैतिज कतारें भी कहते हैं। क्षैतिज कतारे को हम लोग आवर्त कहते हैं। इसको क्या बताया है? आवर्त कहते हैं। ऐसे ऐसे हम देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? इसको हम कहेंगे आवर्त कहेंगे। इतना बात आप याद रखेंगे। देखिए क्या तकनीक है। हाँ ठीक है। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। ऐसे देखेंगे नहीं तो हम लोग आवर्त कहेंगे, ऐसे हम क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। इतना बात याद हो गया। और या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तो आप समझ गए, सुता हुआ को कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहेंगे? इसको वर्ग कहेंगे। जो ऐसे ऐसे है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर को हम लोग वर्ग कहेंगे। इतना बात हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसमें आपको पूछेगा क्षैतिज कतारें कितना है? तो मात्र 7 है। देखिए क्षैतिज कतारें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। क्षैतिज कतारें कितना है? 7 है। अगर हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर कतारें, यानी कहेंगे वर्ग कितना है, इसको ग्रुप भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो वर्ग कितना कहेंगे? कहिएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ देखिए 17 ये 18 है। कितना का वर्ग है? 18 वर्ग है। वर्गों की संख्या अगर बात करें तो हम कितना वर्ग कहेंगे? या इसको समूह भी कहेंगे। तो समूह कितना है? 18 है। और आवर्त कितना है? 7 है। इतना बात आप याद रखेंगे। समूह कितना है? समूह कितना है आप समझ लीजिए। समूह कितना है आप समझिए। समूह कितना है? 18 है। यानी वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। और आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। हम बार बार क्यों बता रहे हैं? यहां से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, बहुत क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप समझिए। यह मोसले का आवर्त सारणी है। कितना सुंदर है मोसले का आवर्त सारणी। देखिए कितना देखने में बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह परमाणु द्रव्यमान के रूप में समझाया हुआ, परमाणु संख्या के रूप में सजाया गया है। और सब परमाणु द्रव्यमान करता था। यह क्या परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। समझ गए? इसको हम विस्तार से समझेंगे। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन तत्काल आप यह समझिए, इस रेखा को ऐसे ऐसे हम देखेंगे तो इसको हम आवर्त कहेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे तो हम वर्ग कहेंगे। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो आगे हम इसको अब ग्रुप में विभाजित करेंगे। इसको हम किस में विभाजित करेंगे? इसको ब्लॉक में विभाजित करेंगे। इसको 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, यह भी समझिए। यहां से देख रहे हैं ना, यह 2, यह देखिए 1 और 2, 2 वर्ग को इसको
एस ग्रुप में, एस ब्लॉक में रखा गया है। इसको कौन ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में रखा गया है। ये जो देख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर जहां से हम आपको खींच रहे हैं, इसमें लिखाएगा नहीं तो हम लिख कर दिखाते आपको। इसमें इस पीरियोडिक टेबल में लिखाएगा नहीं, क्योंकि लाए नहीं, यह बोर्ड का ही गुण है, यह बोर्ड का थोड़ा सा है, नोट का, जो बोर्ड आपका व्हाइट बोर्ड पर जिस पर हम लिख रहे हैं उसी का यह दिया हुआ है, इसलिए हम इस पर लिख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो यहां से यहां तक जो है इसको पी ब्लॉक में रखा गया है, यह याद रखना होगा, पूछा जाता है, इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। और यह बीच में जो देख रहे हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो देख रहे हैं, यहां से यहां तक, इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। देखिए दो वर्ग को एस ब्लॉक में, या सब वर्ग को यहां से लेकर यहां तक आपको कौन ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में। और बीच वाला जो है डी ब्लॉक में रखा गया है। और नीचा जो दो देख रहे हैं, यह दो देख रहे हैं, इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है, इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। इतना बात याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से, समझ गए? इतना बात यदि याद रख रहे हैं तो बहुत सुंदर है। अब आप बताते हैं, हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यह सब ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप की यदि बात करें हम लोग, तो यह जो देख रहे हैं ना डी ब्लॉक, यह सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है। कहिए क्यों? इसी में सब कुछ है, सोना चांदी जितना भी है ना, लोहा, देखिए प्लेटिनम ये है, हम जो टिक कर रहे हैं, देखिए ए जी सब सोना चांदी हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और सब जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है यह आपका डी ब्लॉक में है। कहां है? डी ब्लॉक में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां है? तो आपका डी ब्लॉक में है। इतना बात याद रखेंगे। अभी तक हमने आपको बताया है कि ऐसे वाला रेखा को ऐसे ऐसे हम देखेंगे तो उसको हम आवर्त कहेंगे, और ऐसे ऊपर नीचा देखेंगे तो इसको हम वर्ग कहेंगे। इसकी संख्या 7 है, इसकी संख्या 18 है, और यह दो वर्ग को हम एस ग्रुप में रखा गया है। और यह जो देख रहे हैं, यह ऊपर यहां से लेकर यहां तक, जहां तक हरा आपको दिख रहा है, इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। और नीचे वाला ये जो बीच वाला है, इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। और यह नीचे में जो है इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। इतना बात हम आपको समझा चुके हैं बहुत ही सुंदर से। तो इतना बात आप समझ गए हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आपको कुछ विस्तार में इसको बताते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने की बात अगर आवे तो हम आपको बताते हैं क्या क्या पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या पूछा जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी से आपका क्या पूछा जाएगा? आवर्त इसमें आएगा रे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी से क्या क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, यह थोड़ा सा आप भी समझिए। जैसे हम कुछ स्टार देख का लिखेंगे, 1 2 लिख लेते। जैसे आवर्त कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो 7 है। वर्ग कितना है? तो हम कह सकते हैं 18 है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप बताइएगा। और कहेगा कितना ब्लॉक है? 3 नंबर में हम लिखेंगे कितना ब्लॉक है। तो ब्लॉक कितना है? तो 4 ब्लॉक है। ब्लॉक कितना है? 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ, यही 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक, सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक जो है डी ब्लॉक है। आप याद रखेंगे। एस ब्लॉक में कितना वर्ग है? तो हम यहाँ यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कितना वर्ग है? अभी हम आपको दिखाए थे कितना वर्ग है, तो मात्र 2 वर्ग है। एस ब्लॉक में कितना वर्ग है? 2 वर्ग है। और कहेंगे हम अगला क्वेश्चन अगर बात करें 7वां, तो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कितना वर्ग है? तो हम कहेंगे 6 वर्ग है, 6 वर्ग है। आराम से कह सकते हैं 13 14 15 16 17। इसमें जो है पी ब्लॉक में कौन है? इसमें अगर कह भी सकते हैं 13 है, 14 है, वर्ग की संख्या, वर्ग आप उसमें ऊपर में लिखा है ना, अभी हम आपको बताए थे, हम उसको हटा दिए। अगर कहिए तो फिर से हम ला देते हैं। लीजिए हम आपको ला दिखाएंगे, टाइम जो भी लगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे, उसके बाद जाएंगे। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, यह जो है आपका, यह जो देख रहे हैं, इसमें जो पी ब्लॉक में अगर बात करें हम लोग,
तो देखिए एस ब्लॉक की यदि बात करें, एस ब्लॉक की बात करें तो हम दो ही है, देखिए यह और यह, ये दो ही ब्लॉक, ये दो ही है, देखिए यह और यह, ये दोनों जो जिसमें हम क्लिक कर रहे हैं यह दो ही ब्लॉक है, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। लेकिन एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यह होता है, ये देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 यह सब होता है, समझ गए। तो इसमें 6 है, देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 यह सब क्या है, पी ब्लॉक में है। तो और भी ब्लॉक हम डी ब्लॉक भी देखे थे, डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या यदि बात करें तो हमारा हो जाएगा 10, यानी 3 से लेकर 12 तक, क्योंकि 1, 2 तो इसमें है और 3 से लेकर यहां तक 12 तक क्या है, ये डी ब्लॉक में रखा गया है। इसमें 10 वर्ग आता है, इसमें 10 वर्ग को लाया गया है। इतना बात आप याद रखते हैं तो बहुत सुंदर है। और आगे हम कुछ पढ़ेंगे और एक चीज तो आप याद रखेंगे एफ ब्लॉक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है लेथेनाइस। एक बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेथेनाइस और एक्टिनाइड्स को एफ ब्लॉक में रखा गया। पूछल जाएगा लेथेनाइट और एक्टिनाइड्स कौन सी ब्लॉक की सदस्य हैं, तो आप कहिएगा यह जो है एफ ब्लॉक की सदस्य हैं, एफ ब्लॉक की सदस्य है। ऐसे तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन कौन सी ब्लॉक के सदस्य हैं, तब कहेगा एस ब्लॉक की सदस्य हैं। उसी प्रकार हीलियम, लिथियम जो भी है आप 1-2 बार देखेंगे तो बहुत सुंदर से आपका याद हो जाएगा, समझ गए। इतना बात यदि याद हो गया तो हम कुछ विशेष भी लिखते हैं, इसमें कुछ विशेष लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ग 1 में, देखिए याद करना है 4 चीज। क्या चीज याद करना है, सब कुछ तो याद करेंगे नहीं, लेकिन आपको हम लिखाए थे 18 वर्ग है, तो वर्ग 1 का तत्व कैसा होता है वह देखेंगे, वर्ग 2 का तत्व कैसा होता है वह देखेंगे, और अंतिम से देखेंगे वर्ग 17 का तत्व क्या होता है वह देखेंगे, और देखेंगे वर्ग कितना का 18 का तत्व क्या होता है वह भी देखेंगे। तो यह सबको देखेंगे। यह दोनों वर्ग में जो होता है ना 1 और 2 में यह दोनों क्षारीय होता है, याद रखेंगे। पूछा जाएगा वर्ग 1 का तत्व का गुण क्या है, तो क्षारीय होता है। वर्ग 1 का तत्व के गुण क्या होता है, क्षारीय होता है और धातु होता है, क्षारीय धातु होता है। और यह जो होता है वर्ग 17 और 18, देखिए शुरू वाला 2 बता देते हैं, शुरू लास्ट वाला 2 बता देंगे, वही काफी है 10वां के लिए। तो लास्ट वाला 2 क्या है, यह जो है 17वां है, यह हेलोजन है। क्या है, हेलोजन तत्व है। यह आप जाइएगा पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो इसमें आपका 17वां वर्ग में जो है सिर्फ हेलोजन मिलेगा, और 18वां वर्ग में जो है यह क्या मिलेगा आपका, 18वां वर्ग में जो आपको मिलेगा यह अक्रिय गैस मिलेगा, अक्रिय गैस मिलेगा। अक्रिय गैस हम आपको पूर्व में भी पढ़ाए हुए थे कि आपका यह कौन कौन चीज होता है, यह आपको याद भी रखना है। अक्रिय गैस क्या रखना है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे इसका क्षैतिज कतारें और आवर्त और वर्ग के बारे में पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लेकिन इसमें आप समझिए, इसमें हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए हम आपको लाते हैं पीरियोडिक टेबल तब कुछ समझाएंगे। क्या समझाएंगे, यहाँ देखिए आप, यह पीरियोडिक टेबल है, यहाँ आप समझिए। ये मोसले जी ने क्या बताया, इधर आप देखिए ऊपर से हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम। देखिए थोड़ा सा आप लिखते हैं हम आपको, ऊपर पहला तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा है लिथियम है, तीसरा है सोडियम है, उसके बाद पोटासियम है ना। आपको सामने में दिख रहे हैं 1, 2 या एक वर्ग, पहला वर्ग की बात कर रहे हैं, पहला वर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, पहला वर्ग की बात कर रहे हैं। पहला वर्ग में हम पहला है लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और क्या है पोटासियम। इसका जो परमाणु संख्या की बात करें तो 1 होता है। लिथियम की परमाणु संख्या की बात करें तो हम लोग 3 होता है। और जानते हैं इसका जो परमाणु संख्या की बात करें तो 11 होता है सोडियम का। पोटासियम का परमाणु संख्या की बात करें तो 19 होता है। इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, इससे आपको यह समझ में आ रहा है यह जो है परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है। देखिए ना, जब परमाणु संख्या बढ़ा होगा, बढ़ते जाएगा, तो आप समझिए। इसको आप हटा देते हैं, आप समझाने की आपको हम कोशिश करते हैं। देखिए बस आपको वह दिखाने के लिए हम लाए थे कि यह सब होता है। तो यदि परमाणु संख्या छोटा है तो देखिए इसका जो अगर कक्षा बनेगा, हाइड्रोजन का कक्षा बनेगा, तो इसकी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, K2 रहेगा। समझ गए, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा।
तो ये तो एक कक्षा बनेगा, समझ गए, एक ही कक्षा बनेगा, k बराबर 2 रहेगा, कक्षा बराबर 2 रहेगा। लेकिन अगर इसको बनाएंगे लिथियम को तो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि पहला कक्षा में 2, उसके बाद 1, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इससे थोड़ा बड़ा रहेगा। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ना, सोडियम में क्या होगा, इसमें क्या होगा, बोलिए 3 वो हो जाएगा, 3 कक्षा हो जाएगा, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1। इसी प्रकार से देखिए परमाणु की आकार क्या हो जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। परमाणु का आकार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, परमाणु का आकार एकदम बढ़ रहा है। इससे आपको समझ में आ रहा है, जैसे ही किसी वर्ग के अगर ऊपर से नीचे हम आएंगे, वही वर्ग में, सेम वर्ग में ऊपर से यदि नीचे आएंगे तो बताइए परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, आकार की याद करेंगे, कहेंगे तो हम कहेंगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, तो इसका त्रिज्या भी कहेंगे। तो अगर कह सकते हैं परमाणु का त्रिज्या, जब आकार बढ़ रहा है तो वृत्त जैसा लग रहा है, तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, त्रिज्या भी इसका बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। इतना बात आप याद रखेंगे। इतना बात यदि याद रखते हैं तो बहुत सुंदर है। अब विद्युत धनात्मकता भी बढ़ेगा, देखिए ना, विद्युत धनात्मकता भी बढ़ेगा, क्योंकि यह सब जो है ये धात्विक गुण भी बढ़ेगा। अभी हम बताते हैं ना, धात्विक गुण भी बढ़ेगा। इसका क्या होता है, धात्विक गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा हम अभी बताते हैं। इसका संयोजकता भी बढ़ेगा, संयोजक नहीं बढ़ेगा, इसको अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कहिए क्यों, इस संयोजकता होता क्या है, देखिए ना, इसके 72 कक्षा में जहां भी जाइएगा ना एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए आपको बताया है, देखिए यह जो पहला हाइड्रोजन है इसके 72 कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यह इसको पूरा करने के लिए 2 चाहिए, और इसके 72 कक्षा में एक ही परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, क्योंकि हम बताए हैं दोनों बराबर होता है। और लिथियम में देखिए परमाणु संख्या, इसके में 2, 1 कक्षा पूरा हो गया, तो 72 कक्षा में 1 बचा। और सोडियम में देखिए ना, यह देखिए 2 इसमें चल जाएगा, 8 इसमें चल जाएगा, तो तीसरा में 2, 1 ही बचेगा। तो इसमें भी यहाँ जितना भी देख रहे हैं ना, जितना भी देख रहे हैं इसके सब में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसलिए कहेंगे यह जो इसका संयोजकता है वो अपरिवर्तित रहेगा और धात्विक गुण बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि धात्विक गुण ही इसमें आएगा, खाली धातु ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की त्याग। अगर 1 है तो ये तो त्याग कर सकता है, हम पीछे बता चुके हैं। जो बच्चा धातु व धातु नहीं देखे हैं, इससे पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि धातु हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वह ग्रहण नहीं करता है, समझ गए। इसका क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा और अधात्विक गुण घटेगा। अधात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, आप ऐसा कह सकते हैं, समझ गए। इतना बात आप याद रखते हैं तो बहुत सुंदर से आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम फ्रेश में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख दें कि यह देखिए वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर लिखेंगे, किसी वर्ग के में ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या होता है यह बताइए। तो देखिए इसका जो होता है, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है यह बताते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होगा, देखिए परमाणु का आकार क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, दोनों एक ही में लिख देते हैं, त्रिज्या क्या होगा। तो यह देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अभी हम बताए थे सबका वास्तव में कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अपरिवर्तन रहेगा। तो यह क्या होगा, त्रिज्या और यह दोनों आकार बढ़ेगा, अभी बताए थे। यह धातु विद्युत धनात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, विद्युत धनात्मकता, धनात्मकता क्या होगा, धनात्मकता यह भी बढ़ेगा, समझ गए। ऋणात्मकता घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। यह सब आप याद रखेंगे। धात्विक गुण बढ़ेगा, और हम लिख सकते हैं चौथा 5वां लिख सकते हैं धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं अधात्विक गुण क्या है, घटेगा। इतना बात आप याद रखते हैं
तो बहुत ही सुंदर से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। समझ गए? यही मोसले का आवर्त सारणी नियम है। और भी अब हम समझेंगे यह क्षैतिज कतारे के बीच में समझेंगे कि मतलब कि क्षैतिज में आवर्त के बारे में समझेंगे। यदि हम आवर्त मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, इस साइड से अगर हम जाएंगे, अगर इस साइड से ऐसे हम अगर जाएंगे तब क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं इस साइड से अगर हम जाएंगे तो यदि हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, यानी बाएं से इधर बाएं से दाएं जाने पर जाने पर क्या होगा, यह हम बताते हैं। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, इस सब को उलट देना है। आपको जितना लिखा है इन सब को उलट देना है। विद्युत संयोजकता परिवर्तित हो जाएगा, यह घटेगा, परमाणु आकार घटेगा, उसमें जाकर सब घटा दीजिएगा। विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा और इसका ऋणात्मकता घटेगा, तो वहां बढ़ेगा। धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। इसका जस्ट उल्टा आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा। बात हम समझ रहे हैं कि आप बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ और भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है यह बताते हैं। वर्ग संयोजकता तथा आवर्त सारणी, देखिए हम लिखना चाह रहे हैं वर्ग संयोजकता तथा आवर्त कक्षाओं की संख्या जो होता है, संख्या को दर्शाता है। बात समझ में आया? वर्ग संयोजकता क्या दर्शाता है? आवर्त कक्षाओं की संख्या दर्शाता है। इतना बात आप याद रखेंगे, इतना बात आप लोग बहुत ही सुंदर से याद रखेंगे और आपका यह पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। जितना बात हम बताए हैं उतना बात यदि याद रखते हैं तो बहुत सुंदर बात है और आपका पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया। यह पांचों वैज्ञानिक के बारे में, पांचों हम आवर्त सारणी को क्या कहते हैं वर्गीकरण के बारे में हम आपको जितना बताए हैं उतना बात यदि हम जल्दी बता चुके हैं तो आप एक बार और जाके वीडियो देख लेंगे, एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप ये वीडियो देखते समय एक पीरियोडिक टेबल आप जरूर अपने सामने रखिएगा, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल हटाकर हम आपको बताए हैं, कुछ बार लाकर हम आपको समझाए हुए हैं और तब देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अब केमिस्ट्री समाप्त हो गया है तो हम लोग अब फिजिक्स में जो बचा हुआ चैप्टर है आंख, उस पर हम चलेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय